चलिए भाई, सेट नंबर 74 पर आज बात करते हैं। हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं इस समय, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में अपने आप को बताया था कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, खासतौर से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जिसमें कि कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसमें हिस्सेदारी की थी लंदन में। वहां से गांधी जी निराश होकर के लौटे, और उस निराशा का कारण भी वही था जिसका संबंध आज के टॉपिक से है। हालांकि 2-3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से होगी, यानी कि सांप्रदायिक पंचाट से। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने की परंपरा को शुरू करने के लिए जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड, उसकी एक चाल थी, क्योंकि वो इस बात को समझ चुका था किस प्रकार से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में स्वयं भारतीय नेता एक मत नहीं थे। चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हो, हर एक कम्युनिटी का जो प्रतिनिधि था वह अपने लिए अलग से चुनाव कराने की जो जिद थी, उसने भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी जो है वो लंदन के सामने रख दी थी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये समझ चुका था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का जो सूत्र है वो उसको मिल गया था कि वह जाति और धर्म के आधार पर भारत में चुनाव कराने का अगर यहाँ पर एक प्रयास करेगा तो इससे भारत की राजनीति, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आपस में ही उलझ जाएगा। और वही हुआ। यह जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी निराश होकर के वापस लौट आए, क्योंकि यहाँ अंबेडकर ने अलग से हरिजनों के लिए अलग से चुनाव कराने की जो एक प्रकार से प्रस्ताव था उस पर जिद उन्होंने की, जिससे निराश होकर के गांधी जी वापस आ गए। और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ भारत की राजनीति में, कैसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कैसे बाद में पूना पैक्ट हुआ, किस प्रकार से गांधी जी ने यरवदा जेल में जो अनशन मरणों पर्यंत तक उन्होंने कहा कि अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े, लेकिन मैं इस प्रकार का सांप्रदायिक पंचाट को स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक है हमारा आज का, और हम बात करते जाएंगे भारतीय राजनीति की कमजोरियों पर भी बात करते जाएंगे, क्वेश्चन पर भी बात करते जाएंगे, और इसी हिसाब से आगे आने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न भी और उनकी व्याख्या भी। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं, है ना, कई नाम से इसको जाना गया है। इसी को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा गया है, सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। तो ये किसने घोषित किया था, बहुत महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए रेमजे मैकडोनाल्ड ने, मैंने बातों बातों में बता ही दिया था। बी स्टैनले बाल्डविन ने, सी नेविल चैम्बरलेन ने, और डी विंस्टन चर्चिल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेमजे मैकडोनाल्ड ने ये सांप्रदायिक पंचाट या अधिनिर्णय जो है वो प्रस्तुत किया था। अब इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला, इसकी तारीख, यह जो अधिघोषणा थी जिस तारीख को की गई थी वो समय था 16 अगस्त 1932, क्योंकि तमाम घटनाओं को लिख करके उनका क्रम पूछा जाता है। कई घटनाएं हैं इससे संबंधित जो आगे 1632 में हुई थी, तो इसमें 1932 में हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 1932 का वो दिन था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने, कौन थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। इन रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पंचाट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्पसंख्यक, इन्होंने प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय, नॉट ओनली हरिजन मुस्लिम्स, इवन सिखों के लिए भी अलग अलग क्षेत्र में जितने भी अल्पसंख्यक जो थे उन सब के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग चुनाव कराने का इसमें फैसला किया, अधिनिर्णय दिया। और ये एक प्रकार से भारत की राष्ट्रीयता को तोड़ने का जबरदस्त प्रयास था अंग्रेजों का। तो इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधान मंडलों में सीटें सुरक्षित कर दी गई, और इन
सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था, यानी कि सभी समुदायों के लिए और किस आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर। तो सभी समुदायों के लिए अलग से चुनाव कराने की जो एक प्रकार से नीति थी वो इसमें लागू करने की घोषणा की तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या पंचायत के नाम से जाना गया। अब आगे देखिएगा, आगे ज्यादातर प्रश्न इन्हीं से संबंधित होंगे, तो इनको हम व्याख्या करते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत यानी कि मृत्यु तक उपवास मुख्य रूप से इसलिए किया, क्यों किया ये उपवास? महात्मा गांधी ने ये उपवास क्यों किया 1932 में? कि वो अनशन यानी कि अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, मृत्यु पर्यंत तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऑप्शन ए, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई, यानी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसकी असफलता से नाराज या दुखी होकर के गांधी जी ने ऐसा किया। ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत विभाजन को लेकर के। ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक अवार्ड या पंचायत की घोषणा की थी उसके विरोध में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की तो महात्मा गांधी इससे आहत हुए, क्योंकि महात्मा गांधी को इस बात की आशंका थी कि भारत के जो नेता हैं वे अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए अलग से जो चुनाव कराने की सोच रखते हैं, कहीं वे इसके लिए आंदोलन न चला दें, जिद न पकड़ लें, जिससे भारत का जो राष्ट्रीय एकता है वो छिन्न भिन्न ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी तरीके से रैमजे मैकडोनाल्ड की जो चाल और षड्यंत्र है उसको सफल नहीं होने देंगे, ये अधिनिर्णय हमें स्वीकार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई उस समय गांधी जी कहां थे? उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे। पूना की यरवदा जेल में थे। क्यों थे यरवदा जेल में? उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में उन्हें यहाँ पर जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसी के तहत इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया था, जो कि पूना में थी। और इसी जेल में रहने के दौरान ही जब ये जब ये इनको समाचार मिला कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने की निर्णय लिया है, तो इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 से जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, ये इसके बारे में सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन कर दिया? इसकी व्याख्या पीछे वाले प्रश्न में मिल चुकी है। आंसर आप जानते हैं, वो जेल थी यरवदा, और यरवदा जेल थी पूना में। पूना है महाराष्ट्र में। ठीक है, और वो अनशन करने की जो तारीख थी वो थी 20 सितंबर 1932। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था 16 अगस्त 1932 को। बार बार सुनने और बार बार रिवीजन करने से ये तारीखें बस आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें बस तारीखें दिमाग में आपके, जैसे ही आप देखते हैं माइंड आपका स्ट्राइक करता है कि ये वाली तारीख होनी चाहिए, तो उसके लिए बार बार उसको देखना पड़ता है। इतिहास में रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी तरीके से, कभी क्वेश्चन के माध्यम से, कभी आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है उसके माध्यम से, कभी क्रैश कोर्स के माध्यम से रिविजन होना चाहिए बार बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, यरवदा जेल में ये किया था और कम्युनल अवार्ड के विरोध में ये किया गया था। ठीक है, जब गांधी जी ने यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया तो फिर जो अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर, वे यहाँ पर आए गांधी जी से मिलने और फिर इनमें वार्ता हुई। वार्ता के बाद कौन सा समझौता हुआ उससे संबंधित प्रश्न आगे आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सावधानी से देखने चाहिए। एक साथ 4-4 प्रश्न हैं।
तो सूरत अधिवेशन बहुत ही फेमस था, आप जानते हैं सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। क्या विशेषता थी इस सूरत अधिवेशन की? इस सूरत अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल के रूप में, क्योंकि नरम और गरम दल की जो नीतियां थी वे अलग अलग थी, जिसको लेकर के खासतौर से जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, उस स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नरम दल की सोच अलग थी, गरम दल की सोच अलग थी। और इसी वजह से 1907 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था सूरत में, वहां पर यह विरोध खुल करके सामने आया और ये विभाजन हो गया। कांग्रेस में होने वाला ये पहला विभाजन था। ठीक है, तो यहां इसको जोड़ दिया गया सूरत अधिवेशन में 1907। दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अभी अभी पीछे हमने बात किया है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब घोषित किया गया था। सांप्रदायिक पंचाट 1932, तारीख थी 16 अगस्त 1932। रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी घोषणा की। सर्वदलीय सम्मेलन का संबंध किससे है? तो सर्वदलीय सम्मेलन का संबंध है जब सर्वदलीय सम्मेलन में सभी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका सम्मेलन बुलाया गया था 1928 को। कहां पर? बंबई में। ठीक है, 1928 को बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था 1928 को, और ये बंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। डॉक्टर अंसारी ने इस सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब लॉर्ड बर्किनहेड जो कि भारत सचिव था, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय कभी एक मत पर एक साथ रजामंदी नहीं हो सकती, इनमें मतभेद है। क्योंकि जो साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसको लेकर के मतभेद थे, तो उसी बात को इन्होंने कहा कि भारत के लोग कभी भी एक बात पर एक साथ नहीं आ सकते और इनकी राय एक साथ एक जैसी नहीं होती। इस बात को, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को सभी राजनीतिक दलों ने बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन किया। और वास्तव में लॉर्ड बर्किनहेड सही था। बात यही हुई कि इस सर्वदलीय सम्मेलन में एक बात पर आम सहमति नहीं बन पाई, और बाद में इसी के बाद जो है फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, पहले सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है 1928 में, और 1928 में ही बाद में फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन हुआ। पीछे इसके प्रश्न आ चुके हैं पिछले एपिसोड में। ठीक है, तो सर्वदलीय सम्मेलन को जोड़ दिया 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प बहुत फेमस है, कई बार हम पढ़ चुके हैं पीछे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा, भारतीय झंडा फहराया, और ये बड़ा ही ऐतिहासिक सम्मेलन था, मूवमेंट था। इसी सम्मेलन में यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा। ठीक है, ये तमाम फैक्ट है इसके बारे में। तो इसके आधार पर हम लोग अपना आंसर चुन लेते हैं कौन सा होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर हमारा होगा, कौन सा हो गया एक बार देख लेते हैं। ए का कौन सा है? 1907। हाँ, ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके आधार पर 4-4 प्रश्नों के उत्तर एक साथ यहाँ पर, ये काफी टफ माने जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? जब सांप्रदायिक अधिनिर्णय का विरोध किया गया, गांधी जी ने अनशन करना शुरू कर दिया यरवदा जेल में, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में ही हुआ था पूना पैक्ट या पूना समझौता। और इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गांधी की रजामंदी थी इस पैक्ट समझौते पर। तो वास्तव में सांप्रदायिक अधिनिर्णय का जब विरोध किया गया ना, तो इसके समाधान के रूप में पूना पैक्ट आया। तो पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ, उसके बाद फिर पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ है। ठीक है, वर्ष एक ही है, तारीख अलग अलग है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 16 अगस्त को की गई थी। 16 अगस्त को की गई थी, 16 अगस्त 1932 को। और पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 को। सेम ईयर था, तारीखें अलग अलग थी, महीना अलग अलग था। 24 सितंबर को हुआ है ये।
अब इसका संबंध क्या आपस में, देखो इस 16 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के अधिनियम में ये कहा गया था कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव होंगे और एक निर्धारित सीटें जो हैं वो दी जाएंगी दलितों को। लेकिन यहां पर पूना पैक्ट में सीटों की संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने की जो एक बात थी उसको नकार दिया, इसीलिए इस पर सहमति बन पाई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय में दलितों को कितनी सीट देने का प्रावधान था और पूना पैक्ट में कितनी सीट देने का प्रावधान था, ये आपको इस ऑप्शन में ढूंढ करके बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर है ये, टॉप क्वेश्चन है ये, आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा कि पूना पैक्ट में दलितों को कितनी सीट देने पर सहमति बनी थी, जिसकी वजह से फिर ये समझौता हो पाया। एक क्रमशः 74 और 79, पहले वाला जो है वो सांप्रदायिक निर्णय में सीटों की संख्या है और जो दूसरा वाला है वो पूना पैक्ट में। तो ए क्रमशः 74 और 79, बी क्रमशः 71 एंड 147, सी क्रमशः 78 एवं 80 एंड डी क्रमशः 78 एवं 69। बताइए जल्दी से, आपको अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी थी पूना समझौते में। जी हाँ, आंसर है हमारा ऑप्शन बी। सांप्रदायिक निर्णय में दलितों के लिए 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटों का प्रावधान किया गया था, ये तभी ये पूना पैक्ट समझौता हो पाया था। ठीक है, दलित वर्गों के लिए पूना समझौता में ये कहा गया कि जो 148 सीटें इनको दी जाएंगी, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल में जो दलितों की सीटें होंगी वो क्या होंगी, सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें इनको दी जाएंगी दलितों को। तो इस बात पर सहमति हुई अंबेडकर के साथ और पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक अधिनिर्णय को समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखो थोड़ा सा ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हम और कर दें, समझिए इसको कि ये जो पूना पैक्ट था इसके परिणाम स्वरूप दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई, जबकि सामान्य चुनाव की सीटें समान स्तर पर ही रखी गई, अर्थात उनमें कोई वृद्धि नहीं की गई। जबकि कम्युनल अवार्ड में पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, तो इस पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन के स्थान पर प्रांतीय विधायिका में जो सीटें थी, प्रांतीय विधायिका में सीटों की संख्या 148 कर दी गई, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। इसमें 147 लिखा है, एक्चुअली 148 था। और केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या नहीं बल्कि परसेंटेज कि जितनी भी सीटें हैं आरक्षित जो हैं उनमें से 18% सीटें जो है वो दलितों के लिए आरक्षित की जाएंगी। मान लो भविष्य में अगर पूछ लिया जाए केंद्रीय जो स्तर पर केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधायिका में पूना पैक्ट में दलितों के लिए कितने % सीटों का निर्धारण किया गया था, तो वहां पर 18% आप टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रीय और राज्य नहीं बताया गया, सीधे पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में 71 सीटें और पूना पैक्ट में 147 सीटों का प्रावधान दलितों के लिए किया गया था। अंतर इतना है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में कहा गया था कि दलितों का चुनाव अलग से होगा, जबकि इसमें कहा गया कि चुनाव एक साथ होगा। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव कराने का जो षड्यंत्र था अंग्रेजों को, उसको समाप्त करने के लिए ही दलितों की सीटों की संख्या बढ़ा करके उनको एक तरह से जो तनाव था, जो टेंशन थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन सी NS काज रोलकर द्वारा और ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर चल रहा है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आप महीने 2 महीने नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं, इसलिए बीच बीच में इन क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए। एग्जाम की डेट तो बदलती रहती है, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम पर कोई ना कोई एग्जाम होता ही रहता है। वैसे भी GS के परसेप्शन में भी इंपॉर्टेंट है, TGT PGT नेट JRF के लिए तो है ही, तो आप इसको समय समय पर रिवीजन जरूर करते रहें ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कहीं ना कहीं। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यहां पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम के द्वारा। ठीक है, बाबू जगजीवन राम ने इसकी जो स्थापना है कब की थी? 1935 में की थी। टाइम जरूर याद रखिएगा, 1935 में की थी। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी 1935 में बाबू जगजीवन राम ने
इसकी स्थापना की थी। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो समाज का, जिसको अछूत वर्ग कहा जाता था, उसके लिए समान अधिकारों की प्राप्ति की लड़ाई लड़ना, इसके लिए ये जो संगठन है वो स्थापित किया था बाबू जगजीवन राम ने। देखिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आगामी एग्जाम की परीक्षा करना चाहते हैं, एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, डिटेल्स में ये फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें पूरे विस्तार से बेस तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कांटेक्ट नंबर पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो साकेत सिविल सर्विसेज का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऑडियो वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि 2 साल तक आपके पास रहेगी। टेस्ट और क्विज भी इसमें बराबर होते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी, इसी का बाद में दूसरा नाम क्या हुआ? हरिजन सेवक संघ। तो पूछा जा रहा है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ए बी आर अम्बेडकर, बी जी डी बिरला। फिर से यहाँ देखो वही गलती कर दी है, इतना समझाओ गलती लोग कर देते हैं। यहां पर आप और लिख लो इस तरह से, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी आर अम्बेडकर, बी जी डी बिरला, सी ज्योतिबा फुले एंड डी एम के गांधी। इनमें से कौन है जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इनका नाम है जी डी बिरला। ठीक है, जी डी बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका जो जी डी बिरला जब देखो जो 24 सितंबर 1932 को जो पूना समझौता हुआ था, इस पूना समझौते के बाद 30 सितंबर 1932 को इस ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में की गई थी। ये जो लीग थी ना, ये सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में गठित हुई थी। और इसकी जो प्रथम अध्यक्षता है वो जी डी बिरला द्वारा की गई थी। ठीक है, जी डी बिरला ने इसकी की थी। हरिजन सेवक संघ के नाम से इसमें इसको जाना गया था। और घनश्याम दास बिरला इनका पूरा नाम है, जी डी बिरला का घनश्याम दास बिरला ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा जो अमृतलाल ठक्कर थे वो इसके सचिव थे। ठीक है, और घनश्याम दास बिरला इस संगठन के संस्थापक भी थे। ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष थे और अमृतलाल ठक्कर इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, जी डी बिरला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? अभी पूछा गया है कि प्रथम उसका जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसका आंसर था जी डी बिरला। इसमें जी डी बिरला का नाम नहीं है, तो इसका मतलब है वो इसके संस्थापक नहीं थे। यहां आपको बताना है कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी 1932 में? ए बी जी गोखले, ए बी जी गोखले, बी एम के गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने की थी इसकी स्थापना? चलिए देखते हैं। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है वो की थी महात्मा गांधी ने। आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। समय हमने आपको बता दिया है 1932 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो जी डी बिरला थे। ये सारी बातें आप जान चुके हैं। ठीक है, चलिए, और सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं बढ़ाते? ये प्रश्न कई बार आया है। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते? यह कथन किसका है? ए बी आर अम्बेडकर, बी, बार बार ये गलती क्यों दिखाई दे रही भाई इसमें? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम ए जिन्ना, सी वी डी सावरकर और डी
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने ये कहा था? आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने यह बात महात्मा गांधी के बारे में कही। और यह बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी, क्यों कहा अंबेडकर ने गांधी जी के लिए? तो ये जो है अंबेडकर तो दलित उत्थान के बारे में, ये गांधी जी के बारे में कहते हैं कि दलित उत्थान के बारे में जो मतभेद थे गांधी और अंबेडकर के बीच में, उसी को आधार बना करके अंबेडकर कहते हैं कि दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में वास्तव में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसके असफलता का कारण हमने शुरू में बताया, यही था गांधी और अंबेडकर के बीच का मतभेद, जो कि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधि, अलग से जो उनके लिए एक तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, हालांकि पूना समझौते से बात संभल गई थी। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि गांधी जी केवल भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते, व्यवहार में उसको लागू नहीं करते। और ये बात उन्होंने दलितों के संदर्भ में अंबेडकर ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ियों को सम्मिलित करें, और जो कि गांधी जी के बारे में है, और इन्हें सूची एक को सूची से सम्मिलित करते हुए कूट के आधार पर आंसर चुनें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको पढ़िए और बताइए। ये जो बरबदा लिखा है यहाँ यरबदा करिए। ठीक है, गांधी जी को यरबदा जेल में ले जाया गया, किस लिए ले जाया गया? सबसे पहला फैक्ट यही है। तो पीछे हम आपको बता चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके संदर्भ में जो गांधी जी हैं उनको यरबदा जेल में ले जाया गया। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू क्यों किया था? गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। कराची जाते समय सरकार को काले झंडे किसने दिखाए? सरकार यानी कि गांधी को काले झंडे किसने दिखाए? देखो, जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। इसी कराची अधिवेशन में जाते समय गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। एक्चुअली ये जो अधिवेशन हुआ था ना, इसी अधिवेशन से पहले जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली में हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस गांधी इरविन पैक्ट में जो आरोप लगाया गया गांधी जी पर, वो ये लगाया गया कि गांधी जी ने इरविन के सामने भगत सिंह, जो राजगुरु और सुखदेव की फांसी को टालने के लिए दबाव नहीं बनाया, इसीलिए जो लोग थे वो उनसे नाराज थे गांधी जी से। और जब उसके बाद कराची में अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे गांधी जी, तो उनको काले झंडे दिखाए गए। तो इसलिए ये काले झंडे दिखाने की घटना जो है, इसको हम जोड़ देंगे दिल्ली समझौते से। अगर आपको ये नहीं पता है कि गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये 1939 के 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। गलती से 39 हो गया है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। ये जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प रखा गया था। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाता है? इस आधार पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाता है। तो यहां पर डिटेल्स हमने बता ही दिया, थोड़ा सा और जान लो। तो 1932 में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार करके बंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो पुणे है, पुणे में यरवदा जेल में रखा गया था। और 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने पूना समझौता किया, और पूना समझौते में 24 सितंबर 1932 को इन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। ठीक है, पूना समझौता हो गया। इसके अलावा जब गांधी जी जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, जिसको रुकवाने में गांधी जी असफल रहे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते में, तो इसी के विरोध में जब कराची अधिवेशन हुआ तो उसमें इनको जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, काले झंडे यहाँ पर इनको दिखाए गए थे। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमारे। आंसर आपको मिल गया होगा। ये 1929 यहाँ पर आपको करना है, ये बस इतने से यहाँ पर था 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में रखा गया था। ठीक है, तो हो गया, यहाँ पर आंसर मिल गया सबको। पहले का कौन सा हो गया? ए का 2 हो गया, ये लगा दिया है ए का 2। फिर बी का 4 हो गया, बिल्कुल सही है, चेक कर लेते हैं ना। सी का 1 हो गया। आप लोग भी जब एग्जाम में इस तरह से करेंगे तो एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। और पूर्ण स्वराज का संकल्प यानी कि डी का
3 हो गया। तो इस आधार पर आंसर हमारा ए हो गया। ये बहुत छोटी छोटी ह्यूमन एरर होती है जो हमसे हो जाती है, इनको रीचेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? ए जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे के द्वारा, बी जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, ऑप्शन डी अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बिहार में खूब पूछे जाते हैं। बिहार में ये 5वां ऑप्शन भी दिया रहता है, जनरली 4 ही ऑप्शन रहते हैं ज्यादातर। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इनमें जो तीसरा नाम है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये इसका सही आंसर है। 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, ये इसके अन्य सदस्य थे। और इसका पहला सम्मेलन जो है वो 1934 में पटना में किया गया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ठीक है, अखिल भारतीय, वही जो पीछे आपने पढ़ा है उसी पार्टी की बात हो रही है कि कौन था उसका संयोजक। और इसका आंसर होगा ए आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। ये क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी अच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण और डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। व्याख्या सेम ही होगी जो पीछे हम सुन चुके हैं कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवाद पार्टी की जो संस्थापक, संयोजक मतलब संस्थापक ही होता है, ये एक तरह से रिपीट हो गया क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ही थे, अन्य सदस्यों के नाम हम लोग बता चुके हैं। और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव बनाया गया, आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और एक्चुअली ये जो समाजवाद अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इसकी स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझिए। इसकी जरूरत की गई कम्युनिस्ट आंदोलन के विरोध में। जो कम्युनिस्ट थे, एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन चल रहा था। तो कम्युनिस्ट जो है वो साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहते थे और यहां पर समाजवाद का समर्थन करते हुए साम्यवाद के विरोध में समाजवादी कांग्रेस पार्टी या भारतीय कांग्रेस समाजवाद पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो जान लीजिए कि ये कहा गया कि जो युवा वर्ग है वो तेजी से कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर भाग रहा था, तो ऐसा ना हो तो इसीलिए युवाओं को कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। साम्यवाद जो है वो मार्क्सवाद पर आधारित है। साम्यवाद मार्क्सवाद का समर्थन करता है और मार्क्सवाद में सबसे बड़ी समस्या साम्यवाद की या मार्क्सवाद की ये थी कि ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, है ना, चुनी हुई सरकार का समर्थन नहीं करते, जबकि समाजवाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। तो युवाओं का रुझान साम्यवाद की तरफ न होकर समाजवाद की तरफ हो, इसकी वजह से जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना 1934 में की थी पटना में। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ए एम.एन. रॉय, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी पट्टम ए ताड़ू पिल्ले और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो हमने जो पीछे कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नाम सुना था उनमें से इन चारों में से मात्र ये चौथा नाम आचार्य नरेंद्र देव जो कि सचिव थे उसके, इनका नाम उसमें शामिल था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा। एम.एन. रॉय जो है ये कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव का संबंध इनमें से केवल इन एक का संबंध था कांग्रेस समाजवादी दल से। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का ये यहां पर ये देखिए आपको यहां पर बताना है, क्रम नहीं होगा, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो दो कथन है इन दो में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। कूट से
आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये आपको बताना है, क्योंकि घटनाएं नहीं है ये दो कथन है, इनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। और दो कथन कौन से हैं? पहला है 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, और दूसरा कथन है इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 1936 में बंबई मैनिफेस्टो है इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आंसर आपको अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये जो बंबई मैनिफेस्टो है 1936 में, समय था 1936, ठीक है, 1936। तो मई 1936 में बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए, और ये जो मैनिफेस्टो है इसमें समाजवादी आदर्शों का विरोध किया गया था। ध्यान रखिएगा, समाजवाद और पूंजीवाद दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। समाजवाद ये कहता है कि राज्य का जो चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी प्रकार, मेन चीज तो अर्थव्यवस्था ही है। अर्थव्यवस्था सरकार की निगरानी में चलेगी और अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है साम्यवाद में। लेकिन पूंजीपतियों को यह पसंद नहीं होता। पूंजीपति ना व्यापार की स्वतंत्रता चाहते हैं। पूंजीपति चाहते हैं कि सरकार केवल अपनी राजनीतिक कार्य करे और अर्थव्यवस्था को चलाने की पूरी छूट हो, व्यापार की स्वतंत्रता हो। तो जब कांग्रेस के अंदर से समाजवादी आंदोलन चल रहा था, 1934 में शुरू हुआ था, अभी पीछे आपने देखा, तो समाजवाद से भयभीत होकर के बंबई के जो उद्योगपति थे उनमें से 21 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बंबई में एक मैनिफेस्टो तैयार किया जो कि समाजवाद के विरोध में और पूंजीवाद के समर्थन में था। इस बंबई मैनिफेस्टो में 21 उद्योगपतियों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, जबकि नेहरू साफ तौर पर समाजवाद का समर्थन करते थे, कांग्रेस पार्टी समाजवाद का समर्थन करती थी, लेकिन व्यापारिक समुदाय जो है बंबई का, ये समाजवाद का विरोध करते थे और पूंजीवाद का समर्थन करते थे। ठीक है, तो ये जो बंबई मैनिफेस्टो है तो ये 1936 में जारी किया गया। मैंने बताया समाजवादी व्यवस्था के विरोध में। ठीक है, इसके विरोध में ये जारी किया गया था। और इस मैनिफेस्टो को तैयार करने में टाटा समुदाय, जो उद्योगपति बड़ा समुदाय था, टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ध्यान देना, इसी घोषणा पत्र के आधार पर बाद में 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। बॉम्बे प्लान, जब आप योजना आयोग को पढ़ते हैं तो भारत में योजना आयोग जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण से पहले ही भारत में नियोजन या प्लानिंग के दौर पर तमाम सुझाव दिए गए थे। उनमें से एक था बॉम्बे प्लान। तो ये बॉम्बे प्लान 1944 में बंबई के उद्योगपतियों ने ही तैयार किया था। ये बॉम्बे प्लान इसी 1936 के बंबई मैनिफेस्टो के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो फैक्ट इसमें आपस में कनेक्ट हो गए हैं। फिलहाल आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से। अब इस व्याख्या को सुनने के बाद निसंदेह आप इसके उत्तर को बता देंगे। 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, बिल्कुल सही है। और इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का समर्थन मिला था। ये दोनों ही कथन इसमें सही हैं, क्योंकि व्यापारियों का इसको पूरा समर्थन मिला था। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, मिल गया यहां पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करिए। कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, किसकी बात हो रही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, माल मतलब वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की थी। ठीक है, दूसरा है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहता था। और तीसरा है, इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। अब देखो बात किसकी हो रही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी है? 1934 में, जिसके बारे में पीछे चर्चा हो चुकी है।
तो इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बात तो अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के निर्वाचन से कोई संबंध नहीं था, कथन ये गलत है। दूसरी चीज, सर्वहारा वर्ग का संबंध किससे होता है? कम्युनिस्ट से। तो कम्युनिस्ट के तो विरोध में आई थी, ना कि समर्थन में। यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग का नहीं बल्कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी। दूसरा है, अगला पहला है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की बात तो कही, यहां तक तो सही है, लेकिन करों के अपवंचन की वकालत नहीं की, है ना। तो इसका आधा कथन गलत है, इसलिए ये भी पूरा गलत है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। तीनों ही कथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जो लिखे गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? एक और नाम था जयप्रकाश नारायण का, फेमस थे इस नाम से। क्या नाम था? ए लोकमान्य, बी लोकनायक, सी लोकहितवादी और डी लोक नेता। सुना ही होगा आपने, बहुत फेमस है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य किसको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो लोकनायक के नाम से इनको जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। और यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। समाजवादी आंदोलन के नेता थे ये, और 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्ष 1935 के विधेयक, अब ये 1935 का अधिनियम है, उसके बारे में प्रश्न आया है। 1935 के अधिनियम या विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? आप जानते हैं हमारी वर्तमान जो संविधान है उसका ड्राफ्ट यहीं से तैयार हुआ था, इसी को आधार बना करके भारत का संविधान तैयार किया गया। तो जो 1935 का अधिनियम पारित हुआ, इस अधिनियम के पारित होने से पहले जो इसके लिए एक जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। सारे नाम अंग्रेजों के हैं, आपको बताना है कौन इसमें इस समिति का अध्यक्ष था, जिसके बिहाफ पर बाद में 1935 का एक्ट तैयार हुआ या पारित हुआ। ए लॉर्ड लिनथगो, बी जेम्स मैकडोनाल्ड, सी विंस्टन चर्चिल एंड डी क्लीमेट एटली। तो राइट आंसर होगा ए लॉर्ड लिनथगो। इसमें सही आंसर है, ये जो लॉर्ड लिनथगो थे, इन्होंने 1935 के इस विधेयक के लिए जो संयुक्त सरकार की समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, और बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 1935 का ये अधिनियम तैयार हुआ था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिनियम, आगे प्रश्न और आएंगे इससे। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक है, ये जो अधिनियम है किस रिपोर्ट पर आधारित था? ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी रॉलेट कमीशन एंड डी साइमन कमीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन कमीशन। जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार संघीय सरकार की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जा रहा है, इसी अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। और इस संघ में कौन कौन था? इस संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को शामिल किया गया, और ऐसी रियासतें जो कि अपनी मर्जी से इस संघ में शामिल होना चाहती थी उनको भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो अधिनियम है था ये साइमन कमीशन, इसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? मतलब असंतुष्ट होकर के 1935 के अधिनियम से असंतुष्ट होकर के किसने इस अधिनियम को एक ऐसी कार बताया जो बिना इंजन के है, ब्रेक है पर इंजन नहीं। अब इंजन नहीं तो चलेगा ही कैसे, और जब चलेगा ही नहीं तो ब्रेक की जरूरत क्या? आधा अधूरा। किसने कहा ये? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी और डी ए सी बोस। तो ये कथन था जवाहरलाल
नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, और इंजन नहीं तो ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो इसके जो इस अधिनियम के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों में जो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां थी उनका विरोध करते थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कहते थे कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के अधिकारों को जो स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण जो कानून थे उसके लिए ब्रिटिश सरकार को जो वीटो पावर दे दी गई थी, इस पर इनको आपत्ति थी, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? जिस संघीय प्रणाली के पहली बार संघीय प्रणाली की व्यवस्था इसमें की गई थी, तो वो क्या थी? ए यानी कि किस नाम से उसको जाना गया? अखिल भारतीय संघ, डी भारत संघ, सी संयुक्त भारत, और डी भारतीय परिसंघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ के नाम से भारतीय संघ बनाने की पहली बार इसमें बात की गई, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और ऐसी देशी रियासतें जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल होना चाहती थी, उनको शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान इस 1935 के अधिनियम में रखा गया था। ये था हमारा आज का एपिसोड। और सबसे लास्ट में ये क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी जो कि इतिहास का है, और ये क्रैश कोर्स मात्र 499 में उपलब्ध है ऐप पर। साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से जो ऐप है उस पर जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। बार 499 में संपूर्ण इतिहास का क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। 65 लेक्चर इसमें दिया गया है, बट लेक्चर की संख्या आगे बढ़ जाएगी क्योंकि लेकिन ये बढ़ने के बावजूद 70-75 से ऊपर नहीं जाएगी। पूरा एंशियंट से लेकर मेडिवल और मॉडर्न तक विद क्वेश्चन प्रैक्टिस तक इसमें लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल करके ये कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो क्विक रिवीजन के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा जिसमें इतिहास आता हो, उसके लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्लास था। उम्मीद है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, और इसका आपको फायदा भी मिल रहा होगा। टाइम टू टाइम जो पीछे के एपिसोड है उनको भी रिवीजन करते रहा करिए। ठीक है।